गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल और मेरे ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के क्रम में हम हिस्ट्री ख़त्म कर रहे हैं। अभी अपना क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री अभी चल रहा है, जिसको आप लोग पिछले के वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। हमने चैप्टर 1 से अपना स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे कैसे लोग आदि मानव आते हैं, फिर उनका धीरे धीरे कैसे विकास होता है। पहले वो शिकारी थे आखिर तक, और उसके बाद इधर उधर घूमते घूमते वो एक जगह पे रहना सीख जाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जन बनता है। जन में कैसे लोग अपना कामकाज करते थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि जन से कैसे एक बड़ा जनपद बना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि जब कालांतर में मनुष्य धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था, तो कैसे फिर एक बड़ा सा वो जनपद स्टार्ट करता है, राजा कैसे बनते हैं, शासन कार्य कैसे स्टार्ट हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, पहला एनिशिएंट, दूसरा मिडाइवल एंड तीसरा मॉडर्न। तो क्लास 6 में हमें एनिशिएंट पढ़ना है, उसी को हम लोग आज कवर अप करेंगे। हमारा आज का चैप्टर है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में पढ़ना है हमें राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। इसके पहले हमने ढेर सारी चीज़ों को ख़त्म किया हुआ है, और इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपना आगे का चैप्टर, और इसमें पढ़ना है हमें राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो कुछ लोग शासक कैसे बने, इसके बारे में हमें बुक्स में पढ़ना है। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है कि शासक जो है वो कैसे बनते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इसमें दिया हुआ है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुआ। तो पहले राजा जो हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते थे, और फिर इसके बाद प्रक्रिया में परिवर्तन होता है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा को प्रतिष्ठित कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पहले था क्या कि लोग जो है राजा को चुन लेते थे, जन का समूह होता था, उसमें लोगों के द्वारा राजा को चुन लिया जाता था। उसके बाद इसकी प्रथा थोड़ी बदली और यज्ञ होने लगे। इसमें अश्वमेध यज्ञ, एक ऐसे यज्ञ की चर्चा की गई है जिसमें एक घोड़े को राजा के देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। तो क्या होता था कि एक राजा जो है वो अपने घोड़े को छोड़ देता था, और अगर कोई देश का राजा उस घोड़े को रोकता था, कोई राज्य का राजा उस घोड़े को रोकता था, तो उसे उस राजा से अश्वमेध यज्ञ, उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। और यदि वह उसे नहीं रोकता था तो मतलब वो राज्य उस राजा के अधीन में हो जाता था। उसके बाद यज्ञ की क्रिया आरंभ हो जाती थी, और उसके बाद वो जो राजा हुआ करता था उसको यज्ञ के लिए आमंत्रित किया जाता था, और उसको सम्मानित किया जाता था, उपहार दिए जाते थे, और यज्ञ में बुलाया जाता था। तो इस तरह से राजा अपना क्षेत्र विस्तार कर रहा था। तो चलिए हम लोग बुक से थोड़ा सा हम लोगों ने बुक का ही निचोड़ हम लोग आज थोड़ा पढ़ते हैं। तो जन से जनपद तक, जन से जनपद तक कैसे बना। तो जब लोग खेती करने लगे, एक छोटा सा जन समूह जनपद कैसे बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जब लोग खेती करने लगे मतलब जब लोग एक जगह पे ठहरने लगे और एक जगह पे ठहर के खेती करने लगे, स्थायी गांव बसने लगे, गांव स्थायी हो गए। जब लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे, तो गांव जो है वो स्थायी हो गए थे। जन के स्थान पर जनपद बना। एक जन होता था, मतलब एक व्यक्ति, और उसके बाद ढेर सारे लोगों का समूह मिलके जनपद बनता है। जनपद जहाँ जन लोग बस गए हों, और उसके बाद ढेर सारे लोग एक जगह पे बस गए, तो वो जनपद बन गया।
उसके बाद महाजनपद, करीब 2500 साल पहले भारत में 16 महाजनपद बन चुके थे। तो इसी तरह से जनों का पद बना करके महाजनपद बनता है और कुल 16 महाजनपद बन चुके थे। करीब 2500 साल पहले लोगों का बहुत बड़ा समूह बन गया था महाजनपद, और 16 महाजनपद थे: काशी, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, मत्स्य, शूरसेन। इन 16 महाजनपदों का नाम हमें याद रखना है। और इन हर महाजनपदों की एक एक राजधानियाँ हुआ करती थी, जिसका डिटेल्स हम लोग अगले चैप्टर में कभी भी पढ़ लेंगे, या आप लोग इस महाजनपदों की राजधानियों को खुद से ही कलेक्ट करें और खुद से देखें कि कौन कौन सी इसकी राजधानियाँ, ये आप लोग का होमवर्क हो जाता है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, मत्स्य और शूरसेन की राजधानियाँ कौन कौन सी है, ये आपका होमवर्क है। फिर शासक कैसे बने? पहले राजा जन द्वारा चुने जाते थे। अभी जैसा बुक में दिया हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले राजा जन द्वारा चुने जाते थे। 3000 साल पहले प्रक्रिया में बदलाव हुआ, यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ये राजा चुने जाने लगे। तो पहले क्या होता था, जन चुन लेते थे राजा को, और अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है और अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है। राजा लोग अपने घोड़ों को छोड़ते थे, जो भी इस घोड़ा को रोक लेता था उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, और जो नहीं रोकता था उस राजा को उसके अधीन आना होता था। उसे यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, उपहार दिए जाते थे, और उसके बाद वो उस क्षेत्र के अधीन आ जाता था। वर्ण, 4 वर्णों की बात कही गई है यहाँ पे। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में खासकर जो गंगा यमुना क्षेत्र है वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ कहलाए। तो ऋग्वेद के बारे में हमने पढ़ा था, ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ की रचना हुई वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसके अंतर्गत तो ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे ग्रंथ क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। ऋग्वेद वैदिक ग्रंथ और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये ऋग्वेद के बाद की रचना है, इनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। पुरोहित द्वारा 4 वर्ण का विभाजन, और पुरोहित द्वारा 4 वर्णों का विभाजन किया गया है। 4 वर्ण बताए गए हैं कि 4 वर्ण होते थे उत्तर वैदिक काल में: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को एक सबसे ऊंचे स्थान पे रखा गया था। ये पूजा पाठ करते थे और लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, और इनको सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। क्षत्रियों को ब्राह्मण के बाद माना गया था। क्षत्रिय रक्षा करते थे, राजपाट संभालते थे। और उसके बाद वैश्य जो है वो व्यापार करते थे, व्यापारी वर्ग को वैश्य की संज्ञा दी गई। और शूद्र जो इनकी सेवा करते थे उनको शूद्र माना गया। और सबसे बुरी बात है कि सबसे दुखद बात है कि स्त्रियों को भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। स्त्रियों की तुलना भी शूद्र से की जाती थी और स्त्रियों को भी मतलब इनकी सेवा करने वाला माना जाता था। शूद्रों को और स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो स्त्रियों और शूद्रों की स्थिति उत्तर वैदिक काल में बहुत ही निम्न स्थिति की हो गई थी। इसके पहले जो काल था उसमें स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इसके बाद के काल में स्त्रियों की स्थिति हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही निम्नतर स्तर की हो गई थी, और इन्हें अध्ययन करने का, वेद अध्ययन करने का कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा नोट यहाँ पे कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खीरा जनपद के उदाहरण है। तो जनपद जो कि छोटा छोटा जनपद था, लोगों के समूह से मिलकर बना था, उसके उदाहरण हमें देखने मिलते हैं। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खीरा, ये जनपद का उदाहरण है। जब लोग जुट के एक साथ रहने लगे, जनपद। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो महाजनपदों के जो राजा होते थे वो विशाल सेना रखते थे और किला बनवाते थे। राजाओं का शासन और कर व्यवस्था। अब उसके बाद जब महाजनपद बनने लगे तो राजाओं की शासन व्यवस्था भी बदली, कर की व्यवस्था भी बदलेगी ही, लाजमी है। स्थायी सेना, किला बंद राजधानी, तो स्थायी सेना रखने का रिवाज हो गया। किला बंद
राजधानी को किलाबंद कर दिया गया। राजस्व कर वसूलने की व्यवस्था प्रारंभ हुई, और जब इतना सारा खर्चा सेना पे किया जा रहा है, सेना को संगठित किया जा रहा है, तो कर तो चाहिए होगा, तो कर बनाया जाने लगा। अनेक तरह के कर हुए। राजस्व कर वसूलने की व्यवस्था आरंभ हुई। किसानों से उपज का 1/6 भाग ले लिया जाता था। किसानों से उपज का 1/6 भाग ले लिया जाता था, इसे भोग कहा जाता था। और जो किसानों से 1/6 भाग लिया जाता था उसको भोग नाम दिया गया था। उसके बाद कारीगरों से श्रम कर लिया जाता था, पशुपालकों से पशु कर लिया जाता था। तो ये सारे कर थे जो कि लोगों से लिए जा रहे थे। कृषि में भी परिवर्तन हुआ। कृषि में 2 परिवर्तन हुए। हल के फाल लोहे के बनने लगे और धान के पौधे का रोपण शुरू हो गया। तो हल के फाल जो पहले पत्थर के बनते थे वो अब लोहे के बनने लगे थे। लोहा का खोज हो चुका था और धान के पौधे को एक जगह से लगा के दूसरी जगह पे रोपा जाने लगा। वो उत्तर वैदिक काल में ही हमें देखने को मिलेगा, महाजनपद वाले टाइम में। फिर गणराज्य, बहुत से राजा मिलकर शासन। तो गणराज्य क्या होता था? जब बहुत से राजा मिलकर के एक जगह पे शासन करते थे उसको गणराज्य कहा जाता था। बहुत से राजा मिलकर शासन करते थे, ऐसे राज्य गणराज्य कहलाते थे। सभा और परिषद, सभी सदस्य साथ में बैठते थे, बहुमत से निर्णय लेते थे, लोकतंत्र का प्रारंभिक रूप। तो ये गणराज्य जो था वहाँ पे बहुत सारे राजा लोग एक साथ शासन करते थे, सभी लोग बहुमत से कोई भी फैसला लेते थे और यहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। गणराज्य से ही लोकतंत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुमत से निर्णय लिया जा रहा था, सभी की बातों को सुन करके। और अब हम देखेंगे कि 2 शक्तिशाली राज्यों के बारे में। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध को सबसे शक्तिशाली जनपद माना गया है। भौगोलिक कारण था, इसका भौगोलिक कारण था कि मगध को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों माना गया। इसका एक भौगोलिक कारण था क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन नदियों की उपजाऊ भूमि थी। ये गंगा और सोन नदियों के पास था, जिससे कि भूमि उपजाऊ थी और यहाँ पे खेती अधिक होती थी। इसे चलते यहाँ पे यहाँ भौगोलिक कारण से ये बहुत ही धनी था। लोहा और हाथियों की उपलब्धता, यहाँ पे लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जा रहा था और जंगल थे तो जंगल से हाथियों को लाया जाता था और उनसे प्रशिक्षित किया जाता था और सेना में शामिल कर लिया जाता था। कुशल शासक, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के 2 कुशल शासक थे। राजधानी राजगृह फिर पाटलिपुत्रा बदला गया। तो ये सारे कारण रहे मगध को एक महान शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में। तो इसका डिटेल्स हम लोग आगे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वज्जी, एक प्राचीन गणराज्य। वज्जी क्या था? एक प्राचीन गणराज्य था जहाँ पे एक साथ बहुत सारे राजा लोग शासन करते थे और राजधानी थी इसकी वैशाली, जो कि बिहार में है। यहाँ 8-9 राजा मिलकर के एक साथ निर्णय लेते थे और यहीं से हमें लोकतंत्र का प्रारंभिक देखने को मिलता है। प्रारंभ, पुरातात्विक साक्ष्य। खुदाई में इन महाजनपदों के किले, आहत सिक्के, लोहे के औजार, ईंट की दीवारें और खेती की व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य जो कि धरती के अंदर से निकाला जाता है उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। क्या क्या मिला है? आहत सिक्के। तो यहाँ पे हम महाजनपद काल में देखेंगे कि सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। तो महाजनपद काल में सिक्कों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। आहत सिक्के उन्हें कहते हैं जो कि लोहे की धातु या किसी धातु को मार पीट के तैयार किया जाता है। तो आहत सिक्के बनाए जाने लगे थे। लोहे के औजार, ईंट की दीवारें और खेती की व्यवस्था के प्रमाण पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। धरती के अंदर से जो भी निकला है वो इससे पता चलता है कि ये सारे कुछ महाजनपद काल में थे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है चैप्टर से? जन से जनपद, फिर महाजनपद और फिर गणराज्य या राजनीतिक विकास की कहानी है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि राजनीतिक विकास कैसे हुआ। पहले जन बना, फिर जनपद बना, फिर महाजनपद बना। तो राजनीतिक विकास कैसे हुआ? राजा अब यज्ञकर्ता नहीं थे, वे सेना, किले, कर और प्रशासन से जुड़े थे। तो राजा सिर्फ यज्ञकर्ता नहीं था, वो सेना भी रखने लगे थे और उसके साथ ही वो कर की व्यवस्था भी करने लगे थे। और उसके बाद वो बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य करने लगे थे जो राजा लोग करते थे। लोकतंत्र की प्रारंभिक झलक वज्जी जैसे गणराज्य में देखने को मिलती है। तो लोकतंत्र की प्रारंभिक झलक हमें वज्जी जैसे गणराज्य में देखने के लिए भी मिल रही है। और यहाँ जनपद में एक चित्रित धूसर पात्र भी मिला है।
जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा दिखता था, तो ये ऐसा दिखता था और इसमें भोजन परोसा जाता था। पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने होते थे और इनका प्रयोग खास मौक़ों पर लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो चित्रित धूसर पात्र मिला है, मिट्टी के बर्तन। और यहाँ पे कौशाम्बी की किले की दीवार, जो कि बहुत बड़ी है, कौशाम्बी किले की दीवार 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। और फिर ये हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य किस तरह से बने और कैसे कैसे जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ, कैसे राजा लोग धीरे धीरे सेना रखने लगे और कैसे कर लेने की व्यवस्था स्टार्ट हुई, लोकतंत्र का कहाँ से आरंभ होता है, ये सारा कुछ हमने जाना। और अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है चैप्टर नए प्रश्न नए विचार। यहाँ से बुद्ध की कहानी स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बुद्ध की कहानी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है एनसीईआरटी वाली। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।